नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर संधि के बाद में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बाकी बची हुई थी, तो आज मैं व्यंजन संधि लेके आया हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में व्यंजन संधि के सारे नियम आप जान लें, तभी आप ये पहचान पाएंगे कि संधियां अक्सर जब प्रश्न आता है परीक्षाओं में तो सिर्फ यही पूछते हैं कि कोई शब्द दे दिया और बोल देते हैं कि इसकी संधि पहचानिए। तो जो स्वर संधियां होती हैं उनके जो प्रकार होते हैं उनको अगर नियमों को आपने अच्छे से समझ लिया तो हमें संधियां पहचानना आसान हो जाता है। उसी तरीके से व्यंजन संधि भी आप सभी समझते हैं कि व्यंजन संधि में होता क्या है। व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर से मेल होता है तब व्यंजन संधि बनती है। और दोस्तों, जैसा कि वर्णमाला में मैंने बताया था आपको कि कोई भी अगर अक्षर है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो ये व्यंजन नहीं है, ये व्यंजन नहीं है। ये व्यंजन तब होगा जब इसमें हलंत लगा होगा। ये इस स्थिति में स्वर के साथ है और इस स्थिति में स्वर विहीन होता है, या इसको मादा अक्षर बोलते हैं। ये दोनों स्थितियां होती हैं इसमें। तो ये छोटी सी चीज है जो आपको समझना आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगा कि मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में ताकि अधिक से अधिक लोगों को भला हो सके। और काफी अच्छे कमेंट्स मुझे प्राप्त होते हैं, तो उनको देख करके बड़ा अच्छा लगता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने वर्णमाला में बताया था कि क से लेकर के मां तक के जितने वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और ये क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और ये पा वर्ग है। ठीक। व्यंजन संधि का पहला नियम ये कहता है कि यदि पहला वर्ग मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर किसी स्वर या तीसरा वर्ग यानी कि ग, ज, ड, द, ब, ये इसलिए मैंने यहां पे गिनती लिखी हुई है कि ये प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर ये हो गया। अगर ये किसी स्वर या आ से लेकर के औ तक के जितने भी स्वर होते हैं सारे स्वरों और तीसरा या चौथा इन वर्णों के साथ अगर इनका मेल होता है, या फिर अंतःस्थ व्यंजन। हम जानते हैं दोस्तों का अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? य, र, ल, व। अगर इनके साथ इन वर्ग के पहले वर्णों का मेल होता है तो वह क्या होता है? अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। ध्यान से देखिए दोस्तों कि ये क, च, ट, त, प ये अगर मिलेंगे किससे? स्वर से मिलें, अंतःस्थ व्यंजन से मिलें, तीसरे और चौथे वर्ण में से मिलें, तो क्या होता है कि जब जो नया वो शब्द बनता है वो क्या बनता है कि जैसे मान लो कि ये था स्टार्ट में, तो बनेगा किसमें? ये बनेगा। मतलब कहने का ये है कि तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है दिक प्लस गज, तो ये देखिए दिग्गज बन गया। अब ये दिग्गज कैसे बन गया? ये गज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये ज्यों का त्यों है। परिवर्तन कहाँ हुआ? ये जो क है, क जो लिखा हुआ है ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदला है। अब देखिए, पहला वर्ग, इसका वर्ग कौन सा है? ये वर्ग है। इसका तीसरा वर्ण कौन सा है? ये रहा तीसरा वर्ग। तो ये तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार से ये देखिए सत जमा भावना, तो क्या बना? सद्भावना। अब ये आप खुद समझ गए होंगे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है? त लिखा हुआ है। तो ता का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? द, इसलिए क्या हो गया? सद्भावना। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि क, च, ट, त, प यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण यदि अनुनासिक यानी कि जो पंचमाक्षर होते हैं उनमें से खास तौर से न और मा से मिलता है तो वो क्या होता है? अपने का पंचमाक्षर बन जाता है। यानी कि वो क्या होता है? जैसे कि यहां अपने का तीसरे वर्ग में परिवर्तन हुआ था, उसी तरह से वो अपने के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। जैसे वाक जमा मय, तो वागमय बन गया इसका। अब ये कैसे बन गया? ये देखिए यहां पर क्या था? का था, और इसका पंचमाक्षर कौन सा होता है?
इसका पंचमाक्षर इंगा होता है, तो ये क्या हो गया, वागम्य हो गया। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखें तो ये देखिए षट जमा मुख, तो षण्मुख बन गया। ये कैसे बन गया, ये ऐसे बन गया कि यहां पर क्या है, त। अब ट का पंचमाक्षर क्या होता है, ण। यहां पर स्वर विहीन था, इसलिए यहां पर आधा वर्ण हमने लिया इसका। काफी आसान है दोस्तों संधि, अगर आपको समझ में आ जाए तो कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। षट जमा मुख षण्मुख हो गया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पहले वर्ग का मेल किसी अनुनासिक या खास तौर से ना या मां से हो जाए तो वो क्या होता है, अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। जैसे कि षट मुख षण्मुख हो गया। ये टा जो है मां से मिला, इसलिए ये टा क्या हो गया, ण में परिवर्तित हो गया। चलिए दोस्तों इसी प्रकार के और नियमों को देखते आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला नियम देखिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ किससे मिलता है, छ से मिलता है, तो क्या हो जाता है, ऐसा समझ लीजिए कि ये हो जाता है च आधा और छ। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो ये देखिए स्व, इसमें अ है और ये क्या है, छंद, तो क्या हो गया, स्वच्छंद। आसान है काफी, हमें कुछ नहीं देखना, छा देखना है। अगर छा मिल गया है तो उससे पहले हमें च जोड़ देना है। उसी प्रकार से त अगर च छ से मिल जाए तो क्या होगा, च हो जाएगा। किसका, जो त है उसका क्या हो जाएगा, चा में बदल जाएगा वो। अब इसका उदाहरण देख लीजिए कि उत जमा चारण, तो क्या हो जाएगा, उच्चारण। क्यों, क्योंकि ये जो ता है वो किस में बदल गया, चा में बदल गया। यही एक पहचान है इसकी कि अगर हमें चा मिल जाए तो हम समझ जाना चाहिए कि ये जो है व्यंजन संधि का भाग है। उसी प्रकार से अगर त ज या झ में से किसी से मिलता है तो ज बन जाता है। किसका, त का। जो ता है वो किसमें बदल जाता है, जा में बदल जाता है। जैसे कि बात करें सत जमा जन, तो क्या हो जाएगा, जी हाँ सही बहुत पहचाने आप, क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने नियम देखा है कि ता का क्या किसमें परिवर्तन हो जाता है, जा में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार से त अगर ट से मिल जाता है तो टब हो जाता है, किसका, ता का। और अगर ड से मिल जाए तो ड हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे कि बृहत टीका लिखा हुआ है, बृहत टीका, तो हम जानते हैं कि ये जो ता है वो टा में बदलेगा, इसलिए क्या हो गया, बृहत टीका। उसी प्रकार से उत जमा डयन मिलेगा तो उड्डयन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ता ड से मिल जाए तो ता का ड हो जाता है, इसलिए क्या हो गया, उड्डयन। उसी तरह से ता के साथ अगर ल हो जाए तो ल, इसमें कोई ज्यादा अक्षर नहीं बदलता, किस क्या हो जाएगा, ल का ला ही रहेगा। क्या होगा, क्या बस ये जो ता है वो ला में बदलेगा, ये ला ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे कि उत जमा लास, क्या है, लास, तो क्या हो जाएगा, उल्लास, क्योंकि हम जानते हैं कि ता जो है वो ला में बदल गया। कुछ दो चार नियम और बच्चे हैं दोस्तों, उनको और देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं, अगर ता जो है वो किससे मिलता है, श से मिलता है, तो क्या हो जाएगा, जो ता है वो चा में बदलेगा और जो श है वो छ में बदलेगा। ता किस में बदलेगा, चा में, और श किस में बदलेगा, छ में। देखें इसका उदाहरण देखें, उत जमा श्वास, तो क्या हो गया, उच्छ्वास। सीधा सा नियम है, ता किस में बदल गया, चा में बदल गया, और श किस में बदल गया, छ में बदल गया, तो क्या हो गया, उच्छ्वास। उसी तरीके से अगर तो हा से मिलता है तो ता किस में बदल जाता है, ता बदल जाता है दा में, और हा बदल जाता है धा में। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ऐसा।
इसका उदाहरण देखें, जैसे कि तत् जमा हित लिखा है तो क्या हो गया, तद्धित। क्या हुआ, ता का दा में परिवर्तन हुआ और हा का धा में परिवर्तन हुआ, इसलिए क्या हुआ, तद्धित। उसी प्रकार से यदि, ये सबसे खास नियम है दोस्तों, इसमें मुझे काफी इसके लिए काफी खोजबीन करनी पड़ी, उसके बाद मैं इसको लेके आ पाया हूं। यदि ऋ र श जमा न, इनका मेल अगर ना से होता है तो ण बनता है। बस ये एक नियम ऐसा है कि ये एक साइड है और दूसरी साइड कहीं भी ना है तो हमेशा ण बनेगा, और ये किस में जाएगा, व्यंजन संधि में जाएगा। इसका उदाहरण देखें, जैसे कि परि जमा नाम, तो हमें दिख रहा है कि हाँ यहां पर र है और यहां पर न है, तो क्या बन जाएगा, ण बन जाएगा। ये बात तो हमें समझ में आ जाती है। लेकिन अगर राम जमा अयन लिखा है तो अब यहां पे अगर आप देखें ध्यान से तो यहां पर अ है और यहां पर भी अ है। अगर हम दीर्घ स्वर संधि की ओर जाएं तो हमें एहसास होगा कि यहां पर क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। क्यों, क्योंकि यहां पर दो ह्रस्व के आ के मिलने से एक दीर्घ अ बन गया, इसलिए ये दीर्घ स्वर संधि दिखाई देती है। परंतु ये जो नियम है वो ये बोलता है कि न इस तरफ होना चाहिए और रा इस तरफ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर ये उदाहरण आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन सी संधि है तो ये क्या होगी, ये होगी व्यंजन संधि। मैंने काफी बुकों को देखा, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या होगा, व्यंजन संधि ये होगी। अब देखिए, म का अगर स्पर्श व्यंजन से मेल हो, स्पर्श व्यंजन यानी कि क से मा तक के जो वर्ण है उनसे अगर इसका मेल होता है तो वो क्या होगा, अपने का पांचवा वर्ण बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा। देखिए कैसे, परम जमा तू, तो परंतु, ये देखिए इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं और ये दोनों ही सही है। अगर आप ऐसा चाहें तो ये भी सही है और अगर आप ऐसा चाहें तो ये भी सही है। हमने क्या किया है, ये क्या है, म, और ये क्या है, त। अब ता का पंचमाक्षर कौन सा होता है, न होता है, इसलिए हमने न लिखा। उसी तरह से सम जमा पूर्ण, तो यहां पर क्या है, प, तो इसका पंचमाक्षर क्या होगा, म, तो हमने क्या लिखा इधर पर, म, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला नियम कहता है दोस्तों, यदि मां किसी अंतःस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन से मिलता है तो क्या बनेगा, हमेशा अनुस्वार बनेगा, यानी कि क्या होगा, हमेशा बिंदी बनेगी। देखिए पहला नियम जो बोल रहा था उसमें यह था कि अगर मां किसी भी स्पर्श व्यंजन से मिलेगा तो अपने पंचमाक्षर में बदल जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होगा, इसमें सिर्फ बिंदी के रूप में ही लिखा जाएगा उसको। उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे कि सम जमा योग, तो संयोग। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे कि हमने क्या कर दिया था, संपूर्ण कर दिया था, हमने ऐसा लिख दिया था संपूर्ण, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन संयोग को ऐसा ही लिखना पड़ेगा। इस अनुस्वार का आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये अनुस्वार ही आएगा, यहां पर बिंदी ही रखाएगी। ये इन दो नियमों में अंतर था कि अगर स्पर्श व्यंजन मां के बाद में आता है तो पंचमाक्षर में बदल जाता है, लेकिन यदि अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन आ जाता है तो सिर्फ वो बिंदी के रूप में ही लिखा जाएगा। और अंतिम नियम ये है दोस्तों कि अगर मां के बाद में ही मां आ जाए तो कुछ नहीं होता, ये जो मां है वो मां ही रहेगा और ये जो मां है मां ही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सम जमा मति, तो क्या हो जाएगा, सम्मति, कोई परिवर्तन नहीं होता। ये देखिए यहां पर क्या था, यहां पर स्वरविहीन था तो यहां पर भी आधा अक्षर आ गया, मां जो कहते हैं, कोई अंतर नहीं हुआ। इसको देखिए जैसे सम जमा शय, इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, संशय। इसको हम एक अर्धवर्ण के रूप में नहीं लिख सकते। तो दोस्तों ये जो नियम थे ये सारे के सारे व्यंजन संधि के नियम थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पहले के जैसे पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, थोड़ा सा भी आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।